तो हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं एनिमे समीक्षा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्ट में हम डीमन कैसल का सीन देखते हैं जहां जिन्वू एक डीमन नाइट से फाइट कर रहा होता है। जिन्वू उसको मारने ही वाला होता है लेकिन तभी वो सरेंडर कर देता है। तो जिन्वू उसकी हेलमेट उतारता है और हम देखते हैं कि वो एक डीमन गर्ल होती है। वो उससे कहती है कि मैं हार गई, प्लीज मुझे जाने दो। तो जिन्वू उससे कहता है कि पहले तुमने हम पर अटैक किया और अब तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं। तो वो कहती है कि लॉर्ड को प्रोटेक्ट करना एक नाइट की ड्यूटी है, लेकिन अगर मैं सेफ रही तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो भी खुश हो जाएंगे। तो फिर जिन्वू वहां से जाने लगता है तो वो जिन्वू पर पीछे से अटैक कर देती है, लेकिन वो फैंग की शील्ड से टकराकर गिर जाती है। तो जिन्वू उससे पूछता है आखिर इसका मतलब क्या है। तो वो सिर झुकाकर उससे कहती है कि मैं कुछ भी करूंगी, लेकिन प्लीज मेरी जान बख्श दो। तो जिन्वू उससे पूछता है कि क्या तुम दूसरे फ्लोर के एंट्री परमिट्स ला सकती हो। तो वो बताती है कि वो अभी मेरी फैमिली के पास है, अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं वो तुम्हें दे सकती हूँ। मुझे ऊपर के सभी फ्लोर के एंट्री परमिट्स की लोकेशन का भी पता है, अगर तुम मेरी और मेरी फैमिली की सेफ्टी का वादा करो तो मैं तुम्हें वहां ले जा सकती हूँ। तो जिन्वू कहता है लेकिन क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ। तो वो कहती है कि बिल्कुल, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रही। तो वो कहता है कि ठीक है, अगर मुझे परमिट मिल गया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। फिर वो उससे पूछता है कि तुम लोग हो कौन। तभी सीन वहां से चेंज हो जाता है और हम देखते हैं कि बाहर सिटी में काफी तबाही मची हुई होती है और एक एंट मॉन्स्टर एक आदमी को मारकर खा रहा होता है और फिर वो दूसरे आदमी को भी मार देता है। फिर हम डीमन कैसल का सीन देखते हैं जहां वो डीमन गर्ल कहती है कि मेरा नाम एसिल है और मैं रादिरू फैमिली की बड़ी बेटी हूँ। तो जिन्वू कहता है कि मैं वो नहीं पूछ रहा था और मन में सोचता है कि मुझे लगा कि मैं सिस्टम के बारे में बारूका के अलावा और किसी मैजिक बीस्ट से भी इंफॉर्मेशन ले सकता हूँ। फिर वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें अपने दिमाग में लगातार ह्यूमंस को मारने की आवाज आती है। तो वो कहती है नहीं, लेकिन हमें दूसरी आवाजें सुनती हैं, जैसे कि अपनी जगह को प्रोटेक्ट करो। तो जिन्वू उससे पूछता है कब से। तो वो कहती है कि जब से हम यहाँ आए हैं। तो वो पूछता है तो तुम पहले कहाँ थे। तो वो बताती है कि पहले हम डीमन रेल्म में थे, फिर जब एक दिन हमें होश आया तो हम यहाँ पर थे। वो पूछता है तुम डीमन रेल्म में क्या करते थे। तो उसकी आंखों में कुछ अजीब सा एरर होता है और वो बोलती है कि हम वॉर के लिए तैयार हो रहे थे, एक ऐसे एनिमी के खिलाफ जो इतना स्ट्रॉन्ग था कि सभी डीमंस को आपस में मिलना पड़ा। फिर वो एरर बढ़ जाता है और वो बोलती है कि ये इन्फॉर्मेशन किसी को बताई नहीं जा सकती, कन्वर्सेशन को ब्लॉक कर दिया गया है। और वो इसी बात को रिपीट करती रहती है और फिर बेहोश होकर गिरने लगती है। तो जिन्वू उसको पकड़ लेता है। फिर हम हंटर एसोसिएशन के हेडक्वार्टर्स का सीन देखते हैं जहाँ चीफ वू सभी को उस एंट मॉन्स्टर की तबाही के बारे में बताते हैं। वो उन्हें बताते हैं कि 294 आम लोग मारे गए हैं। एंट मॉन्स्टर से बैटल में 108 हंटर्स ने भाग लिया था, जिनमें 4 ई रैंक, 1 सी रैंक और 1 बी रैंक हंटर मारे गए हैं। बाद में एक ए रैंक हंटर ने आकर उसे मारा। तो चेयरमैन गो कहते हैं तो उस एंट मॉन्स्टर की ताकत ए रैंक की है। फिर वो कहते हैं कि वो जगह जीजू आइलैंड से 120 किलोमीटर दूर है। अगर उन एंट्स की उड़ने की ताकत और बढ़ गई तो वो हमारे देश के साउथ एरिया तक पहुंच सकते हैं, इसलिए अभी के अभी जापान से सपोर्ट की रिक्वेस्ट करो और आसपास की कंट्रीज को भी चौकन्ना रहने को बोल दो। मैं किसी की भी मौत से पहले उन पर वार करना चाहता हूँ और अब हंटर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट होने के नाते मैं चौथी जीजू आइलैंड रेड का ऑर्डर देता हूँ। फिर हम डीमन कैसल का सीन देखते हैं जहाँ एसिल अब उठ चुकी होती है। तो जिन्वू उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो। तो वो कहती है कि हाँ, अब मैं ठीक हूँ। फिर वो रादिरू फैमिली के कैसल के पास पहुंच जाते हैं जहाँ एंट्री परमिट होता है। फिर वो एसिल के डैड के पास चले जाते हैं। तो वो बोलते हैं कि एसिल तुम किसे लाई हो, क्या तुम्हें नहीं दिख रहा कि इसकी शैडो में अनगिनत सोल्जर्स हैं। फिर वो जिन्वू से कहता है कि अगर तुम मेरी बेटी को धोखा देकर इस कासल पर कब्जा करना चाहते हो तो ये उम्मीद मत करना कि तुम यहाँ से जिंदा बचकर जा सकते हो। और उसके नाइट जिन्वू को घेरकर उसकी गर्दन पर अपनी स्वॉर्ड लगा देते हैं। तो जिन्वू उससे कहता है कि मैंने एसिल से वादा किया है कि अगर तुम मुझे एंट्री परमिट दे दोगे तो मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। तो वो जिन्वू को एंट्री परमिट दे देता है और उससे कहता है कि मुझे एक और चीज चाहिए और वो एसिल को अपने साथ ले जाने को बोलता है और कहता है कि मुझे ये गाइड के लिए चाहिए। तो वो पूछता है क्या तुम मेरी बेटी की सेफ्टी की गारंटी दे सकते हो। तो जिन्वू कहता है कि हाँ। तो एसिल के डैड कहते हैं ठीक है। फिर हम एक लैब का सीन देखते हैं जहां कुछ लोग उस एंट मॉन्स्टर की बॉडी पर रिसर्च कर रहे होते हैं। फिर हम डीमन कैसल का सीन देखते हैं जहां जिन्वू डीमन नाइट्स को हरा देता है और उसे 90th फ्लोर का एंट्री परमिट मिल जाता है। फिर वो हमें बताता है कि ईग्रिस और टैंक का भी लेवल बढ़ गया है और वो अब एस रैंक और टैंक अब ए रैंक जितना स्ट्रॉन्ग है। एसिल बोलती है कि 90th फ्लोर से ऊपर के फ्लोर हाई रैंकिंग नोबल्स मैनेज करते हैं, तो हम सिर्फ बातों के जरिए उनसे एंट्री परमिट नहीं ले सकते। तो वो कहता है कि अगर मैं तुमसे कमजोर
फ्लोर होता तो क्या तुम मेरी बात सुनती? चीजें ऐसे ही काम करती है। तुम बाकी के डीमन नोबल से रैंकिंग के लिए कम्पीट कर रहे हो, है ना? मैं तुम्हारी फैमिली को नंबर 1 बना दूंगा। तो वो उससे पूछती है कि तुम मेरी फैमिली को छोड़ क्यों रहे हो? तो वो कहता है क्योंकि तुम मुझे पसंद हो। तो ये सुनकर वो चौंक जाती है। फिर जिनवू उसे वापस जाने को बोलता है तो ये सुनकर वो फिर से चौंक जाती है। जिनवू कहता है कि तुमने कहा था कि आगे के एनिमीज और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे और मैंने तुम्हारे डैड से प्रॉमिस भी किया है, तुम मुझे बस एंट्री परमिट की लोकेशन बता दो, बाकी मैं खुद संभाल लूंगा। तो वो कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें आखिर तक फॉलो करूंगी, मैं देखना चाहती हूँ कि तुम क्या क्या अचीव करते हो। तो जिनवू मान जाता है और फिर वो आगे बढ़ने लगते हैं। जिनवू हमें बताता है कि जैसा इसिल ने कहा था वैसे ही 90 फ्लोर से आगे का रास्ता काफी हार्ड हो गया। गार्डियन मैजिक बीस्ट के नंबर्स और ताकत दोनों बढ़ गए, लेकिन फिर भी मैं एक एक करके ऊपर चढ़ रहा हूँ। फिर हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ जोंगिन हंटर चा को बताता है कि हंटर चा और मुझे जीजू आइलैंड में चौथी रेड के लिए बुलाया गया है और हमारे अलावा व्हाइट टाइगर गिल्ड से प्रेसिडेंट बेक योनहू और इस कंट्री के सभी एस रैंक हंटर्स को भी बुलाया गया है और इस बार आसपास की कंट्री भी साथ मिलकर ये काम करेंगे। तो वो पूछती है क्या तुम जापान की बात कर रहे हो? तो वो कहता है कि हाँ, एंट मोस्टर की उड़ने की एबिलिटी को देखते हुए जापान भी उनकी रेंज में है। हंटर चा पूछती है तो हमें कब निकलना है? तो वो कहता है कि ये अभी डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि ये जल्द ही होगा और बैटल प्लान को डिस्कस करने के लिए काफी ज्यादा बड़ी गिल्ड से हंटर्स आज हमारी कंट्री में आएंगे। फिर हम डीमन कैसल का सीन देखते हैं जहाँ जिनवू 100 फ्लोर पे पहुंच जाता है। फिर वो अपने सामने डीमन लॉर्ड बारन को देखता है जो एक वाइवन पर होता है और उसका ऑरा इतना ज्यादा होता है कि इसील को भी वो फील हो रहा होता है। फिर बारान काफी सारे डीमन सोल्जर्स को समन करता है और वो सब जिनवू को घेर कर उस पर अटैक करते हैं। तो जिनवू अपनी स्किल मोनार्क डोमेन को एक्टिवेट करके अपनी शैडो आर्मी को समन करता है और फिर डीमन आर्मी और शैडो आर्मी में फाइट स्टार्ट हो जाती है। फैंग डीमन आर्मी पर एक काफी बड़ा फायर अटैक करता है और काफी सारे डीमंस को मार देता है। तो इसीलिए देखकर चौंक जाती है कि जिनवू के पास इस तरह की भी टेक्निक्स हैं। वो बोलती है कि वो डीमन मोनार्क बारान है, इस जगह का रूलर, और जिनवू एक घुसपैठिया है जिसको मार देना चाहिए। तो मैं किसकी साइड चुनूं? तभी बारान उन पर एक काफी बड़ा लाइटनिंग अटैक करता है। तो वो अटैक इसील को भी लगने वाला होता है, लेकिन जिनवू आकर उसे बचा लेता है। जिनवू सोचता है कि ये कोई नॉर्मल अटैक नहीं है, ये एक वाइड रेंज का लाइटनिंग अटैक है जिसमें स्टन इफेक्ट भी है, लेकिन मेरे सोल्जर्स रिवाइव हो सकते हैं। लेकिन अगर वो अटैक बार बार उनको लगता रहा तो मेरी एमपी जल्द ही खत्म हो जाएगी, मुझे उससे पहले कुछ करना होगा। और फिर वो भागते हुए अपनी स्टेल्थ स्किल को और डैश स्किल को एक्टिवेट करके बारान पर अटैक करता है, लेकिन वो जिनवू के अटैक को रोककर उसे नीचे गिराकर उस पर एक लाइटनिंग अटैक करता है। तो जिनवू उसके अटैक से बचकर भागता है, लेकिन वो अटैक उसको फॉलो करता है। तो वो फैंग और इग्रिस को बुलाता है और फैंग उस अटैक पर एक फायर अटैक करता है और इग्रिस बारान के वाइवन का सिर काट देता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। तो जिनवू कहता है कि आखिरकार तुम नीचे आ ही गए, ऊपर देखना मुझे काफी थका रहा था। फिर हम हंटर एसोसिएशन के हेडक्वार्टर का सीन देखते हैं जहाँ एक लड़की बोलती है कि मेरा नाम हानेकावा है और मैं ड्रॉ स्वॉर्ड गिल्ड से हूँ और ये हमारे गिल्ड मास्टर गोतो ryuji है, ये मेरी ट्रांसलेशन के जरिए आपसे बात करेंगे। चेयरमैन गो अपने मन में सोचते हैं कि ड्रॉ स्वॉर्ड गिल्ड जापान की एक काफी ज्यादा बड़ी गिल्ड है जिसमें 11 एस रैंक हंटर हैं और वो एशिया की दूसरी सबसे बड़ी गिल्ड है। और गोतो ryuji जो पूरी गिल्ड को मैनेज करते हैं वो अपने ओरा से अपनी रेपुटेशन पर खरे उतरते हैं। फिर हानेकावा बोलती है कि पहले तो जॉइंट असोल्ट टीम के आपस में साथ काम करने के प्रपोजल को एक्सेप्ट करने के लिए आपका धन्यवाद। तो चेयरमैन गो कहते हैं ऐसा मत कहो, वो हम थे जिन्होंने पहले सपोर्ट की रिक्वेस्ट की थी। फिर वो बोलती है कि आपकी दी गई इन्फॉर्मेशन और एंड मोस्टर की चीरफाड़ करके हम काफी नतीजों पर पहुंचे हैं। फिर वो उन्हें स्क्रीन पर दिखाती है और बोलती है जिनमें इस ऑपरेशन से रिलेटेड 2 की पॉइंट्स हैं। पहला, उनका जीवन काल, वो अंडे से निकलने के बाद काफी तेजी से बढ़ती है, लेकिन वो सिर्फ 1 साल तक ही जिंदा रहती है, जिसका मतलब अगर हम क्वीन एंट को मार दे तो बाकी की सभी एंट्स 1 साल के बाद खुद ही मर जाएंगी। और दूसरा, उनका बिहेवियर पैटर्न, पिछले 3 रेड मिशन से हमें पता चला कि वो स्ट्रॉन्ग मैजिक पावर वाले एनिमीज से अट्रैक्ट होती हैं। इस बार हम अपने कॉम्बैट प्लान में उनकी इस आदत को यूज करेंगे और इस ऑपरेशन के लिए। और फिर गोतो ryuji भी उसके साथ साथ बोलता है, वो बोलते हैं ड्रॉ स्वॉर्ड गिल्ड के 11 एस रैंक हंटर में से 10 को भेजा जाएगा जिनमें मैं भी शामिल हूँ। तो वो सब ये सुनकर चौंक जाते हैं। वो बोलता है कि हम सभी एंट्स को अपनी तरफ लाएंगे और क्वीन एंट को मारना तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। तो चीफ वो कहते हैं लेकिन इस तरह तो तुम्हें हजारों एंट्स का सामना करना पड़ेगा। तो वो कहते हैं कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और एआई सिमुलेशन ने भी इसे बेस्ट तरीका बताया है। तो चेयरमैन गो कहते हैं ठीक है, तो हम ऑपरेशन को इसी हिसाब से प्लान करेंगे। फिर हम डीमन कैसल का सीन देखते हैं जहाँ शैडो आर्मी और डीमन आर्मी आपस में लड़ रही होती है। तभी बारान उन पर एक अटैक करता है तो फैंग अपनी शील्ड से उसे रोकता है, लेकिन उसकी शील्ड टूट जाती है और उसको अटैक लग जाता है। तभी इग्रिस और आयरन बारान पर अटैक करते हैं तो वो आयरन को
मार देता है और इग्रिस के अटैक को रोक देता है। तभी जिन्वू उस पर अटैक करता है, लेकिन वो जिन्वू के अटैक को रोककर उसे सिर से पकड़ लेता है और उस पर अटैक करता है, लेकिन फैंग अपनी शील्ड से जिन्वू को बचा लेता है और जिन्वू अपने नाइफ से उसके हाथ पर अटैक कर देता है। फिर इग्रिस, टैंक और फैंग बारान को पकड़ लेते हैं, तो वो एक काफी बड़ा लाइटनिंग अटैक करता है और उन तीनों को मार देता है, जिससे जिन्वू की एमपी खत्म हो जाती है। फिर उन दोनों के बीच एक काफी ज्यादा खतरनाक फाइट स्टार्ट हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे के अटैक से बच रहे होते हैं। तभी बारान का एक अटैक जिन्वू को लग जाता है, जिससे उसके डैगर्स गिर जाते हैं। तो वो अपने दोनों हाथों से बारान के दोनों हाथों को पकड़ लेता है। तो बारान अपने मुंह से जिन्वू पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी इसील उस पर एक स्पेयर फेंक कर मारती है, जिससे उसका ध्यान भटक जाता है। तो जिन्वू को चांस मिल जाता है और वो अपने रूलर्स हैंड स्किल से पूरी जान लगाकर उसके दोनों हाथों को अलग कर देता है। बारान फिर से जिन्वू पर अटैक करने वाला होता है, तो जिन्वू उसके मुंह पर एक काफी ज्यादा खतरनाक पंच मारता है, जिससे उसका सिर धड़ से अलग हो जाता है और जिन्वू जीत जाता है, जिससे उसका डीमन सोल्स कलेक्ट करने का क्वेस्ट पूरा हो जाता है। फिर जिन्वू इसील से कहता है कि अपने डैड से जाकर कह दो कि अब से रादिस फैमिली नंबर 1 रैंक पर है। तो इसील काफी खुश होकर बोलती है कि वो रादिस नहीं है, वो राधिरू है, और एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइस, ये था एपिसोड 8 ऑफ सोलो लेवलिंग सीजन 2। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस कीजिए बेल आइकन को। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।